डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखे। एंड जो सक्सेस के सीक्रेट्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क और उसके साथ पेशेंस। अगर आप हमेशा ही पेशेंस रखते और फेल्योर से लर्न करते, हमारे मिस्टेक से लर्न करते, तो एक दिन आप जरूर सफल होते। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट अचीवर्स आस्था से और जानेंगे उनके सफलता का राज। तो सबसे पहले हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आस्था, आपका स्वागत है आज के हमारे सेशन में। थैंक यू सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आस्था, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच कि आस्था का इतना अच्छा सीएसआर एग्जाम में रिजल्ट आया है और इतने अच्छे रैंक से आस्था का सीएसआर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो हम सब बहुत खुश है कि आस्था हमारी क्लासरूम की स्टूडेंट है। आस्था ने जोधपुर आईएफएस क्लासरूम से ही पूरी पढ़ाई की थी, बहुत कड़ी मेहनत की थी, अच्छे से सारे टॉपिक का लर्निंग किया था, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, संडे टेस्ट, डिस्कशन, एंड इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो आस्था, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आस्था चौधरी। आस्था ने जो अपना एमएससी किया है वो बॉटनी से किया है और जैसे ही एमएससी कंप्लीट हुआ आस्था ने आईएफएस क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन किया और पूरी पढ़ाई आईएफएस क्लासरूम से की, अच्छे से सारे टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की एंड इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले आस्था कि हमारे सारे स्टूडेंट का एक कॉमन डाउट होता है कि एमएससी बॉटनी और एमएससी बॉटनी का सिलेबस बहुत अलग है और सीएसआर नेट का सिलेबस तो बहुत वास्ट है कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 प्लस एप्टीट्यूड भी है। तो हमारे स्टूडेंट को तो पहले से डर लग जाता है कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे करेंगे। कुछ लोगों को तो चक्कर आ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये कहाँ पे फंस गए, हमसे ये होगा क्या। तो क्या ये डर आपको नहीं लगा था? सर लगा था। हाँ लगा था। सिलेबस देख के ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहे थे टॉपिक्स की, क्या क्या टॉपिक्स है। लेकिन फिर आईफास कोचिंग ज्वाइन की, उसके बाद में धीरे धीरे सर आपके नोट्स वगैरह बनाए, लिखे, उसके बाद में सब सॉर्ट आउट होने लग गया था। तो डर तो सबसे पहले ये देख के लगता है, सिलेबस देख के, पर जब आप स्टार्ट करते हो लर्न करना, पढ़ना, और जब आप देखते हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक करते समय तो आपको कुछ डर नहीं लगेगा, फिर तो आप एंजॉय करते हो सारे टॉपिक्स को। और जैसे आस्था हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो प्रिपरेशन करते समय जब हम क्लासेस में देखते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है नोट्स प्रिपेयर करना, नोट्स को बनाना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। तो क्या आपने सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाए हुए थे? यस सर, मैंने 13 यूनिट्स के सबके नोट्स बनाए थे। हाँ, तो उन नोट्स का फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ आपको? यस सर, कभी कभी हम नोट्स बनाना स्किप कर देते हैं यूनिट्स की, कोई नहीं ये तो मैं स्किप करूंगा तो मैं नोट्स भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको बाद में रियलाइज होता है कि यार उस टाइम नोट्स बना लेते तो अच्छा रहता। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मैंने ऑनलाइन लेके फिर 2-3 यूनिट्स के नोट्स बनाए हैं। देखा, आप लोग सब पूछते हैं ना कि सर नोट्स बनाना ही पड़ेगा क्या, हम पीडीएफ से नहीं कर सकते क्या? तो ये रीजन है कि नोट्स बनाने के बाद ही आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड होंगे। और बेसिक सारा अपने नोट्स से, अपने शॉर्ट नोट्स से ही क्लियर होता है। तो नोट्स आपको बनाने ही पड़ते हैं और बनाना अच्छी बात है क्योंकि रिवीजन करने में भी वो काम आते हैं। यस सर। यस। वैसे आस्था, जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम्स का अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें आप नोट्स रिविजन, कंसेप्ट प्रिपेयर करना अच्छे से, बेसिक्स अंडरस्टैंड करना, फंडामेंटल्स, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक मेजर पॉइंट होता है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी क्या, और की थी तो कहाँ से की थी? यस सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत की थी मैंने। और वो आईफास की पीवाईक्यू बुक्स मिलती है 13, तो मैंने उसी से की थी। और 2 to 3 टाइम रिपीटेडली की थी मैंने। वाव! तो देखिए, बार बार रिवाइज भी किया था क्वेश्चंस को और बार बार प्रैक्टिस भी किया था। और जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्या उसका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ? यस सर, उसका हुआ फाइनल एग्जाम में। एक तो हमें क्वेश्चन एनालिसिस करना थोड़ा इजी हो जाता है। आपको डर लगता है सी पार्ट के क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो डर नहीं रहता है फिर। यस, और आपका एनालिसिस अच्छा होता है, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन अच्छा होता है। तो देखिए, एक्चुअल रिजल्ट जो आता है ना वो प्रैक्टिस से ही आता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होता है कि जो की होता है सक्सेस का। अभी जैसे अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आस्था, और सपोज आपने एमएससी किए, एमएससी के बाद आप आए, बहुत सारे टॉपिक नए हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत जोश में होते हैं कि आज तो मैं 100 क्वेश्चन लगा दूंगा, आज तो 200 क्वेश्चन करूंगा, सी पार्ट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करूंगा। और जब आप स्टार्ट करते हो तो 2-3 क्वेश्चन लगाने के बाद ही समझ में आता है कि सारे गलत होने लग गए। तब हमारा सारा मोटिवेशन पूरा चला जाता है। सी पार्ट का तो स्टार्टिंग में हो ही नहीं रहते, आपको सीखना पड़ता है कि सी पार्ट के क्वेश्चंस आप किस तरीके से करते हो। वो सर आप टेस्ट में हमें पता चलता था, संडे टेस्ट होता था, तब सब टीचर्स बाद में उनके सॉल्यूशंस करवाते थे, तब हमें अटेम्प्ट करना था अच्छा सी पार्ट के क्वेश्चन ऐसे आपको करने होते हैं। तो संडे टेस्ट से सीखने को मिलता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ये तो सबको प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन पहले समझ में नहीं आते। एक तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता, इतने डेंजर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन होते, बैंड पैटर्न, उसके साथ पेडिग्री, और वो समझने में ही टाइम लगता है। आधे स्टूडेंट तो क्वेश्चन की लेंथ देख के छोड़ देते कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो। तो इस कंडीशन से जब हम स्टार्ट करते हैं ना, पर बाद में आप देखो जैसे आस्था अब जेआरएफ हो चुकी है, अब तो रिजल्ट भी आ गए, तो अब उन क्वेश्चंस को करना सिंपल लगता है या डिफिकल्ट लगता है? सर वो समझ में आ गया कि लेंथी क्वेश्चन है तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट में कुछ ऐसा हो जिससे ये क्वेश्चन हो सकता है। देखा, ये लॉजिक से, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, कि जो कॉन्फिडेंस आता है ना, अब आप कोई भी क्वेश्चन बताओ सर, अब तो हम इजीली उसको कर सकते हैं, और ये भी पता है कि क्वेश्चन में क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो यही होता है प्रैक्टिस के वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से आपको सारे क्वेश्चन फिर इजी लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे स्टार्ट तो कर देते क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर गलत हो रहे इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ देते। नहीं, बहुत मेरा खुद का कोई इतना अच्छा रैंक नहीं आता था कोचिंग के अंदर, लेकिन मैंने कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रखी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे। यस, तभी हुआ। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज तक कि देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करना, चाहे वो निगेटिव हो जाए, उसके साथ कंसिस्टेंट रहना। yes, और तीसरा सेल्फ एनालिसिस, कि मेरे गलत हो रहे तो क्यों गलत हो रहे। yes, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप मिस्टेक्स ढूंढते हो और उसको सॉल्व करते हो ना, आपके क्वेश्चन अपने आप सही होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये संडे टेस्ट में बहुत बार समझ में आता है अपने को कि हम अगर पहले कर रहे थे तो थोड़ी गलती ज्यादा हो रही थी, अब कम गलती हो रही है, और सिलेक्शन बेटर होता है। और उसके साथ जैसे आस्था हम ये देखते हैं कि सीएसआर एग्जाम में अगर आपको रिजल्ट लाना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। इस सी पार्ट में आप कौन से क्वेश्चन पिक करते, 75 में से 25, बी पार्ट में आप कौन से पिक करते, और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन यही की है सक्सेस का। तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे की थी? सर यहाँ से जाने के बाद में आपसे यूट्यूब से मैं कनेक्ट रहती थी, तो बाद में केसी सर का आता था, मतलब उन्हीं से पेपर सॉल्व करना सीखा था मैंने काफी हद तक। तो वो बोलते थे कि सी पार्ट अगर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देखो, उनका सिलेक्शन करो, उसके बाद में 2-3 राउंड करो आप। तब ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया था। देखा, इतनी छोटी छोटी बातें आपको तभी समझ में आती है जब केसी सर समझाते कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें देखना क्या है, और क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, कैसे फ्रैगमेंट करना है, डिकोडिंग कैसे करना है। और जैसे देखिए, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वैसे ही आस्था ने भी ऑनलाइन सारे किया हुआ है ऑलरेडी, सारे रिवीजन सीरीज भी देखे। यस सर, मैंने मैपिंग वगैरह सब देखा हुआ है, देखा था। तो उसका बेनिफिट होता है फाइनल एग्जाम में। यस सर, होता है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन एज इट इज भी आते हैं, और कंसेप्ट तो एज इट इज आते हैं सारे, आ जाते हैं। हाँ। और मैपिंग से तो एक फायदा ये भी होगा कि फास्ट रिवीजन भी हुए होंगे। हाँ। मतलब हम इतना फास्ट नहीं कर पाते घर पे, लेकिन यूट्यूब पे अगर हम कोई मैपिंग सीरीज दिख रहे हैं तो उससे बहुत फास्ट रिवीजन होता है। यस सर, और फिर मैपिंग चलती है तो थोड़ा हम एक्टिव भी रहता है, नहीं तो थोड़ा ऐसा हो जाता है यार क्या बार। करेक्ट, मतलब हम अपने लेवल पे करेंगे तो बोर ही हो जाएंगे। यस सर। पर मैपिंग से क्या होता है, हम एक्टिव रहते हैं, पढ़ाई भी हो जाती है और फाइनल रिवीजन भी होती है, और टीचर करा रहे रिवीजन। कितने लकी है हम कि हमारी रिवीजन टीचर करा के लेते हैं। तो सबसे बड़ा मजा तो यही आता है कि फन भी होता है और लर्निंग भी होती है, और फाइनल जो स्ट्रेस का माहौल होता है, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो वो रिलैक्स्ड रहते हैं हम, क्योंकि जब तक आप मैपिंग में हो तब तक आप सोच ही नहीं सकते दूसरा कुछ। यस सर। तो ओवर थिंकिंग से बचते, टेंशन से बचते, स्ट्रेस से बचते, और इसी वजह से प्रिपरेशन होती है। एंड इसलिए आपको मैपिंग वगैरह अटेंड करनी चाहिए, उसका बेनिफिट लेना चाहिए। वैसे आस्था, हम ये देखते हैं ना कि सीएसआर एग्जाम में जब आप प्रिपरेशन करते तो
जनरली हमारे तो यूनिट्स बहुत सारे CSR में, यूनिट 1 से यूनिट 13 Yes, एप्टीट्यूड भी है। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है वो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सिलेक्शन के लिए कितने यूनिट्स करने जरूरी है, 2, 3, 4, 5, कितने यूनिट्स, मतलब कितने यूनिट्स में सिलेक्शन हो सकता है? और सेफ साइड तो मैं बोलूंगी 11 to 12 करो आप। एक यूनिट आपको नहीं कुछ समझ आ रही है तो स्किप कर दो। बेचारे नाराज हो गए सब लोग। नहीं सर, जितना ज्यादा आप सिलेबस कवर करके जाओगे उतना ही आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन देखा? के लिए। अब आपका क्वेश्चन था, हमने पूछ लिया कितने यूनिट्स करने, क्योंकि सबको लगता है सर बोले 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट बता दो सर। कितनी बार तो यही बोलते सर इंपॉर्टेंट यूनिट बता दो कोई तो, जिसके क्वेश्चन आते। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज्यादा करोगे उतना बेनिफिट है। तो मेरा भी पहले यही मिस्टेक था जब मैंने दिसंबर पहले वाला एग्जाम दिया था कि मैंने सिलेबस कम कवर किया था। यस, यही मिस्टेक रहा जब LS हुआ था पहली बार, और तब जैसे आज तक आपने जब LS क्वालिफाई किया था, तब आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई कि जिसके वजह से मेरा फाइनल JRF नहीं आ पाएगा? तो मैंने पहले पूरा पेपर एनालिसिस किया था कि कौन सी यूनिट मेरी ऐसी वीक रही है, क्या रहा है। देन बाद में मैंने एनालिसिस करके मैंने कहा सिलेबस थोड़ा और अपने को कवर करना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा। देखिए ये सीखना है कि आप जब कोई एग्जाम भी देते तो एग्जाम में आपके क्या गलतियां हुई, एग्जाम में क्या कमी रह गई, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने जो भी मिस्टेक्स है उसको कवर करते हो, उसको सॉल्व करते हो, आपका रिजल्ट अपने आप आ जाता है। वैसे आस्था, अगर हम ये देखें कि पढ़ाई करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि पढ़ाई में हमेशा मोटिवेट रहना और हमेशा पॉजिटिव रहना। जैसे आज अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल के हिसाब से, वैसे आपने बनाया था टाइम टेबल? सर टाइम टेबल ऐसा नहीं होता था कि 8 से 10 मुझे पढ़ना है, मुझे ऐसा होता था ये टॉपिक आज करना। जैसे आज कैंसर ले लिया तो कैंसर आज कंप्लीट करना है, इसका इस यूनिट का ये टॉपिक कंप्लीट तो करना है। टॉपिक वाइज चलना है, मतलब वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहां पे टाइम का कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि जितना टॉपिक चलेगा तब तक करना है। और ये एक हैबिट बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें हमारा ज्यादा टाइम पढ़ाई होता है उल्टा। अगर हम 2 घंटे पकड़ के बैठते तो टॉपिक वाइज करोगे तो टॉपिक अगर 2.5 घंटे जाएगा तो भी आप 2.5 घंटे बैठते हो, और टॉपिक होने के बाद में आपको ऐसा लगता है चलो ये हो गया, थोड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि आज का मेरा टॉपिक, आज का टास्क तो कंप्लीट हो गया, तो वो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो कि तो ये टास्क लेके चलना ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है प्रिपरेशन में। और वैसे अगर बहुत बार हम ऐसे देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे टाइम एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 3 घंटे। तो एग्जाम में 3 घंटे को कैसे आपने मैनेज किया था? सर मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट होता है। आप जो पहले टेस्ट देते हो उससे आपको पता लगता है कि हमारा टाइम कहाँ ज्यादा जा रहा है या फिर ऐसे। तो फिर मैंने ये पूरा कैलकुलेट करके रखा था पहले से कि मुझे इसमें इतना टाइम देना है, इसमें इतना टाइम देना है। तो देखिए प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट देख के टाइम को मैनेजमेंट करना। और तो वैसे एग्जाम में भी जैसे आस्था, आपने इस बार का एग्जाम कौन सी शिफ्ट में दिया था? सर मॉर्निंग शिफ्ट था इस बार। मॉर्निंग शिफ्ट में दिया था, तो पेपर का लेवल कैसे लगा आपको? मॉडरेट था लेवल। मॉडरेट पार्ट का ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस थे जो मैच द फॉलोइंग थे, सिंपल थे, लेकिन कुछ डिफिकल्ट लेवल के थे, कुछ डिफिकल्ट लेवल के थे, हायर लेवल के भी थे। पर इंपॉर्टेंट है आप कौन से सिलेक्ट करते हो। जी सर, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन अच्छा करना है। और देखिए एक हमेशा याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन चाहे वो पेपर डिफिकल्ट हो चाहे वो सिंपल हो, हमें अपने क्वेश्चन ढूंढना आना चाहिए। यस सर, बस उसको सॉल्व करना है। जो ढूंढो, अगर आप अच्छे से ढूंढ पाते हो, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाते हो तो आपका JRF हो जाता है। इसलिए सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन अच्छा है। वैसे आस्था, हम ये देखते हैं ना कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते समय बहुत सारे हमारे मिस्टेक्स भी होते हैं। जैसे कभी कभी सिली मिस्टेक्स होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, कभी हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, जल्दबाजी में कर दिया। तो क्या ऐसे मिस्टेक्स आपके भी होते थे क्या? यस सर, हुई थी मेरे भी। मैंने अभी दिसंबर वाले पेपर में ऑपरोन का ही कोई क्वेश्चन था, इजी था। मैंने बिना कुछ, मतलब लेंदी था तो मैंने कहा चलो छोड़ दो। फिर घर आके देखा, मैंने कहा यार 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे सी पार्ट में जो मैं कर सकती थी, और फटाफट में मैंने नहीं किए, ढंग से सिलेक्शन नहीं किया था मैंने क्वेश्चन का। और ऐसे सबके साथ होता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छूट जाते जो हमें आते हैं। यस सर, और बाद में पता चलता है तो बहुत मतलब रोना आ जाता है कि इतना ज्यादा, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन मैंने कैसे छोड़ दिए। और तब हम ये बोलते हैं कि मुझे दिखाई नहीं क्वेश्चन, मैंने क्यों नहीं देखा ढंग से। मुझे मेरे सामने आया ही नहीं क्वेश्चन सर ने, तो हम सॉल्व करते। लेकिन तब हम प्रेशर में होते, तब
हम जल्दबाजी करते, टाइम निकल रहा हाँ है, ये टाइम सब निकल रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को उस तरह से पढ़ते नहीं जैसे घर पे पढ़ते, पढ़ते हैं इजी में। इसलिए इसलिए ये सबके साथ होता है। वैसे आस्था, बहुत स्टूडेंट हमें ये भी बोलते हैं सर कि एग्जाम से पहले हमें बहुत टेंशन आता है, डर लगता है, सब याद आता है, किसने क्या बोला है ये भी याद आता है, तो फेल्योर का डर लगता है अलग से। तो क्या ये डर आपको भी लगता था एग्जाम से पहले? यस सर, लगता तो था डर, लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव रहती थी। मैंने कहा मैंने अपनी तरफ से हार्ड वर्क किया है, तो बाकी अब मेरे बाकी सब भगवान पे है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि हम अगर खुद के ऊपर बिलीव करते हैं ना तो आधी लड़ाई हम वहां पे जीत जाते वहीं हैं। जीत जाते हैं। और एक बार बिलीव हो गए ना कि जो होता है वो देखेंगे, हमने जितना किया है उतने क्वेश्चन करेंगे, यस सर। सारा स्ट्रेस निकल जाता है। और Yes, दूसरा कि एग्जाम से पहले नेचुरल है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस आएगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन करके बैठे और आप उस एग्जाम के बहुत दिनों से मतलब वेट भी कर रहे हैं, Yes, तो sir. उस दिन पे थोड़ा सा प्रेशर होता है। पर याद रखना उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेना यस सर। और उसको पॉजिटिवली उस पेपर पे अप्लाई करना, ताकि आपके क्वेश्चन भी अच्छे से मिल जाए। अगर निगेटिव हो गया तो आपको पता है फिर क्या होता है। यस सर, मेरे ऊपर मुझे इतना विश्वास था। मेरे और पापा के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, मैंने आपको बताया था। यस, ये एक इंसिडेंट देखिए, आप देखिए मतलब कितना मतलब बैड इंसिडेंट हुआ था, और वो एकदम एग्जाम के दिन था ना। यस सर, हाँ, एग्जाम देने से जस्ट पहले था वो। हाँ, तो आज तक बताना जरा इंसिडेंट क्या हुआ था। सर वो हम जा रहे थे सेंटर पे, तो वहां से हमारा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। हाँ, तो उससे पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, पापा के काफी ब्लड लॉस हुआ, और फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए थे हम, दूसरी गाड़ी से हमें जाना पड़ा। उसके बाद में पापा ने बोला नहीं नहीं एग्जाम तो देना है तुझे। तो फिर उसके बाद ये सब होने के बाद मैं एग्जाम देने गई थी इतने सेंटर पे। डिफिकल्ट सिचुएशन में एक्सीडेंट हो चुका है, और उस टाइम पे फिर आस्था तो देने के लिए भी रेडी नहीं थी, वो तो Yes, स्किप sir. करने वाले थे एग्जाम। यस सर, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है पापा को, ये वो तो मैंने इस कहा ठीक इस वजह से, और उतने स्ट्रेस कंडीशन में भी आस्था ने एग्जाम दिया हुआ है। सर। लेकिन वहाँ सामने बैठते हैं तो ये खुद पे विश्वास रखना होता है, नहीं नहीं अब यहाँ फोकस करना है। यस, तो उस टाइम पे बस 3 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि Yes, 3 घंटे आप पेपर कैसे देते हो। यस एंड इसलिए 3 घंटे में अपने एक तो इमोशंस को भी मेंटेन करना, अपने स्ट्रेस को भी मेंटेन करना, और पॉजिटिव रहना, Yes, वो अगर आपको आ जाए, और आप अगर क्वेश्चन का पिकअप अच्छा करते हो, सिलेक्शन अच्छा करते हो, आपका रिजल्ट आ जाता है। वैसे आस्था, हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करते, तो प्रिपरेशन करते टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप फोकस किस पे करें, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। Yes, और sir. उन वास्ट सिलेबस में से भी ऐसे कौन से टॉपिक है कि जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Yes, तो sir. क्या आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही पढ़ाई किया था एग्जाम में? एग्जाम से पहले आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाँ। रीड करो, लेकिन एग्जाम से पहले मैंने सारी, जैसे और कुछ कुछ हाँ। बच्चे ऐसे करते हैं, मैंने सुना है हम्म। कि एक यूनिट पे नहीं टारगेट होता है, शिफ्ट कर देते हाँ। हैं कि नहीं अब तो ये नहीं हो रही, अब मैं दूसरी स्टार्ट हाँ। करूंगा। अब लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे एक यूनिट कंप्लीट करके ही फिर देन दूसरी प्योर unit पे मतलब shift एक करना एक है। यूनिट प्योर कंप्लीट करना है Yes, और sir. आगे बढ़ना है, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो यूनिट हो जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। यस सर, एक और रहता है कि वो तो हाँ, कंप्लीट है वो मेरा। कंप्लीटेड है, और ऐसे यूनिट्स फिर एक कंप्लीट होता है तो दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, यस सर। तो अपने आप आपका पढ़ाई हो जाता है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आस्था की, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे होता है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे फ्लिप करना, तीसरे यूनिट पे जाना, शिफ्ट करना। इसमें क्या होता है, इसमें फिर वो भी यूनिट अच्छा नहीं होता है, दूसरा Yes, यूनिट भी sir. अच्छा नहीं होता है, टाइम भी चला जाता है। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप एक एक यूनिट को प्योर करें, ताकि वो यूनिट आपका अच्छा हो जाए, और एक बार वो हो गए ना तो फिर आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से और सॉल्व हो उससे जाए। आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हो कि अरे मेरी ये भी यूनिट नहीं हुई, वो भी नहीं हुई। इससे एक एक करो, स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। चलो ठीक है, हाँ, अपने हो रहा है सिलेबस। यस, तो स्ट्रेस में भी तो आते हैं। वैसे आस्था, एक होता है ना कि जब आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करते समय हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय हमारा नेगेटिव मार्किंग बहुत होता है। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत डर है स्टूडेंट के माइंड में, और वो नेगेटिव मार्किंग का इतना डर है कि अगर वो एग्जाम में जाए तो अटेम्प्ट करने से भी घबराते हैं कि मैं वो डालूं या नहीं डालूं, गलत तो नहीं हो जाए। तो क्या ये डर आपको भी लगता था नेगेटिव मार्किंग का? यस सर, शुरू शुरू में तो बहुत नेगेटिव मार्किंग होती थी मेरी भी, हाँ। लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ साथ आपका थोड़ा इम्प्रूव होने लग जाता है। आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, इस यूनिट से तो काफी हद तक मेरे क्वेश्चन सही होते हैं। हाँ, वो चीजें होने लग जाती है फिर। यस, तो इसलिए नेगेटिव, देखिए नेगेटिव मार्किंग पहले थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि क्या होता है तब हमें कुछ पता भी नहीं होता है, यस सर। ना हमने रिवीजन किए, ना हमें टॉपिक अच्छे से पता है, ना हमारा बेसिक्स अच्छा है।
तब आपका गलत तो होगा, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करना लगते हो ना, जैसे हमारे रिवीजन के साइकिल लगते हैं, Yes. तो ऑब्वियसली वो सारे जो रिवीजन्स के साइकिल्स की वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग फिर धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं और आपके सही होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए डरना नहीं है, आपको प्रिपरेशन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और वैसे आस्था हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करते हो Yes, तो sir. प्रिपरेशन करते समय रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि Yes, sir. आपकी रिविजन से है कि जो रिजल्ट लाने वाली है। Yes. तो आप रिविजन कैसे करते थे? सर मेरे डेली टॉपिक्स होते थे और मैंने एक ही यूनिट को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। वाओ। तो और रिवीजन से सर बी पार्ट काफी स्ट्रांग हो जाता है और हाँ। प्रैक्टिस से आपका सी पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपकी इंफॉर्मेशन भी स्ट्रांग Yes, होती sir. जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको खुद समझ में आएगा कि इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मेरा वो छूटने वाला नहीं है। यस सर। बी पार्ट में भी हेल्प, और सी पार्ट तो ऑलरेडी सारे आईपीएस के स्टूडेंट मास्टर ही होते हैं यस सी सर, पार्ट को प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि टेस्ट सी दे पार्ट दे की के। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। यस सर। तो इसलिए यही एक बेनिफिट होता है फाइनल एग्जाम में। और आस्था, जैसे हम ये देखते हैं ना कि अभी जो एग्जाम आने वाला है, जैसे जुलाई या अगस्त में एग्जाम हो सकता है, तो अभी जो टाइम बचा है 2 to 3 मंथ, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अगले एग्जाम्स के लिए। तो उन्होंने मतलब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए कि जैसे उनका भी आपकी तरह इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए? यस सर, वैसे सबका अलग अलग होता है पढ़ने का हाँ। तरीका, लेकिन अपने आप पे बिलीव करना और स्ट्रेस बिल्कुल मतलब सबसे ये मेन होता है हाँ। कि स्ट्रेस की वजह से 2-3 दिन आपके वेस्ट हो जाते हैं कभी कभी। यस। तो वो आपको स्किप करना है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है, रेगुलरिटी के साथ। यस। और एक तो एक खुद के ऊपर विश्वास रखना, ये मुझे हाँ, बहुत अच्छा believe लगा कि अपने पहले आप पे। बिलीव करो खुद के ऊपर, आप Yes, कर sir. सकते हो, और कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि हम सब भी नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट है और हम सब ने कर लिया मतलब सब स्टूडेंट कर कर सकते सकते हैं सब। बहुत मैं भी easy है। बहुत एवरेज हूँ। हैं। हाँ, जैसे आस्था, आपको क्या लगता है कि सीएसआर क्रैक करना इजी है या डिफिकल्ट है? सर है तो डिफिकल्ट, काफी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मेहनत करना तो सबको ही है, सबको है। ये हमेशा याद रखो, पर मेहनत करने के बाद डरना नहीं है, जी सर। आपका होने वाला है। यस सर। जो मेहनत करेगा उसका तो होने ही वाला है, जो इसलिए जेन्युइनली पढ़ेगा जो करेगा genuinely उसका पढ़ेगा। होगा। यस। मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप जब कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली वो चीज थोड़ा तो उसको डिफिकल्टी होगी सॉल्व करने में। यस पर सर। एक होता है कि आप अगर करते रहो, कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर ये है कि आप सफल जरूर बनेंगे। यस सर। इसलिए बहुत, वैसे तो हम तो बोलते कि इजी है, बस ये आपके ऊपर है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। यस सर, वो तो सबसे सबसे easy बड़ी है फिर। चीज है। यस। और जैसे आस्था हम ये देखते हैं ना कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन करते समय कभी कभी हम बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, निगेटिविटी बहुत आती है, कभी कभी ओवर थिंकिंग इतना होता है, कभी कभी डर लगता है एग्जाम्स का भी कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, और ऐसी निगेटिविटी आई तो पढ़ाई कुछ नहीं होता है। यस सर। 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं फिर निगेटिविटी में। तो क्या ये आपके साथ भी होता था? यस सर, होता था कि अरे आज पढ़ाई नहीं हुई, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता हाँ। था। तो मैं अपने घर पे रहती थी तो मम्मी से बात करती थी मैं, मेरी मम्मी भी टीचर थी, तो मतलब है टीचर, तो वो मुझे काफी मोटिवेट करती थी, एनकरेज करती थी कि नहीं इस बार होगा तेरा। यस। पापा सब काफी हाँ, सपोर्ट सब मिला लोग है। मोटिवेट करते हैं। यस और सर। जब मतलब आपको लगता है ना कि थोड़ा सा मतलब टाइम थोड़ा सा बुरा चल रहा है, कि मुझे मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, माइंड थोड़ा सा नेगेटिव है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि सबसे बड़ा मोटिवेशन कि हाँ मम्मी पापा है, यस सर। मस्त बातें करने, अपने प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करने, तो मम्मी पापा अपने सॉल्यूशन बताते यस सर। और फिर हम पॉजिटिव हो जाते। उसके साथ घूमने जाओ, चाय पीने जाओ यस बाहर, सर, थोड़े अपने फ्रेंड से फ्रेंड से बातें करो, कर लो, हाँ थोड़ा सा अलग फेज में चले जाओ। यस सर। पढ़ाई को छोड़ दो अब 2 दिन, अब दूसरा जो आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनो, गार्डन में जाओ, या इससे क्या होता है पता है, हम बहुत फ्रेश हो जाते हैं यस सर। और हम भूल जाते हैं बाकी की चीजें, यस हमने फिर से हमारे पॉजिटिव थॉट्स हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई फिर होना स्टार्ट होता है। पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नेगेटिविटी आती है तो वो भी नेचुरल है। यस सर, वो बहुत नेचुरल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही पढ़ाई अपने हिसाब से करते रहोगे, कि आप मशीन तो हो नहीं कि आपका डेली का डेली उतना जो पढ़ाई होगा। मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था तब मैं भी बहुत स्ट्रेस में आ जाती, हाँ। लेकिन मेरे को धीरे धीरे पता चला कि सबके साथ होता है। हाँ। आप थोड़ा सा खुद को रखो शांत, Yes. ठीक है कोई नहीं, होता है तो सबके साथ होता कभी होता है
अच्छी बातें कर लो, फिर फास्ट पास कर लो, पढ़ाई नहीं होता है तो एकदम रिलैक्स रहो, और ज्यादा मन पे लगा के नहीं लेना है, मतलब इमोशनली अटैच नहीं होना है कि नहीं हुआ आज, तो आज नहीं हुआ तो फिर 2 दिन रोते बैठे। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, आज पढ़ाई नहीं हुई तो 2 दिन स्ट्रेस में रहते हैं कि कल पढ़ाई नहीं हुई, और उसकी वजह से आगे और उसके वजह से वो 2 दिन भी खराब। तो ऐसे नहीं है हमारे, क्योंकि माइंड हमारा बहुत फ्लेक्सिबल है, कभी वो पॉजिटिव होता है, कभी वो नेगेटिव होता है, कभी बहुत ज्यादा थिंकिंग, कभी भी हमारे थॉट्स ऐसे चेंज होते हैं, इसलिए हमारा वो पढ़ाई का रूटीन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और क्या टाइम टेबल बनाया था क्या आपने? सर मैं टारगेट होता था कि ये यूनिट मुझे 6 दिन में कंप्लीट करनी है। टाइम टेबल ऐसे मैंने टाइम से नहीं बनाया था। यस ये टाइम टेबल रहता था, टास्क लिए थे, टास्क लिए थे कि ये यूनिट अगर मुझे मतलब करनी है, 2 यूनिट मुझे 1 महीने के अंदर अच्छे से करनी है, अच्छे से करनी है, करेक्ट। ऐसे स्टार्टिंग में होता था। और अब हम क्या करते हैं आस्था, हम रैपिड फायर राउंड लेते। ओके सर। तो रैपिड फायर राउंड में मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको कुछ छोटे छोटे आंसर देने उसके। ओके सर। तो जब वैसे सबसे पहले जैसे कि हमारे 13 यूनिट से, तो 13 यूनिट्स में से आपका फेवरेट यूनिट? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। आस्था बॉटनी से हो ना आप? लेकिन सर यहाँ आके हो गई, यहाँ पे आके डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गई। और वैसे आईएफएस में आने के बाद सारे स्टूडेंट मतलब पहले तो डर डर के आते कि हमें होगा नहीं होगा, पहले से डर रहता है कि ये यूनिट्स तो मैंने कभी पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके सारे यूनिट्स अपने फेवरेट होते जाते हैं, सब इक्वली देखने लग जाते हैं, सब ऐसा नहीं कि मैं बॉटनी से हूं। हाँ, और ऐसा होता है कि जो बॉटनी के उनके जूलॉजी के यूनिट फेवरेट हो जाते हैं, जो जूलॉजी के वो बॉटनी के फेवरेट हो जाते हैं, सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है जनरली कि यही होता है, पर पहले वो डर रहे थे। यस सर, ये मैंने 0 से स्टार्ट किया था। और जो 0 से यूनिट स्टार्ट करते हैं वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे, और ऐसा भी हमने देखा है एग्जाम में कि जो बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके बॉटनी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और जूलॉजी के स्टूडेंट जूलॉजी के गलत करते हैं, माइक्रोबायो वाले गलत करते हैं, और आके बता भी देते हैं सर मेरा माइक्रो है सर, लेकिन मेरे माइक्रो का क्वेश्चन गलत किया। वो पहले इतना अच्छे से नहीं पढ़ रखा होता ना, यहाँ पे आके अच्छे से पढ़ते हैं इसलिए। तो ऐसा भी होता है, तो इसलिए फिर, और जैसे आज हम ये देखते कि सीएसआर में हमारे 13 यूनिट से सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? डिफिकल्ट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ऐसे केसी सर की वजह से मेरा थोड़ा अच्छा रहा, लेकिन है टफ बायोकेमिस्ट्री थोड़ा, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, और सारे यूनिट सारा बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करना, लेकिन जिसका बायोकेमिस्ट्री अच्छा है उसके तो 13 यूनिट यूं ही रिवाइज हो जाते हैं। यस सर, क्योंकि सब मैं सेकंड यूनिट से स्टार्ट करती थी, सेल बायो, उसको मैं बीच में डालती थी कि नहीं, इसको भैया बीच में कर देते थे। तो सेल बायोलॉजी से तो सभी स्टार्ट कर देंगे, सबसे इजी यूनिट है, सबको आती है, मतलब ऐसा नहीं है उसमें कुछ के हार्ड है कि जो हम कर नहीं सकते, स्मॉल यूनिट है, और मजा भी आता है कि एक यूनिट कंप्लीट हो गई तो बाकी की यूनिट उसकी वजह से ही हो जाते हैं कंप्लीट। ऐसे हम अगर देखें तो सीएसआर में 13 यूनिट पर एप्टीट्यूड भी है, तो क्या आपने एप्टीट्यूड का भी प्रिपरेशन किया था? एप्टीट्यूड का मैंने पहले किया था, लेकिन इस अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया था। अच्छा, तो इस अटेम्प्ट में किया था, ये क्यों? हाँ, मेरे को ऐसा लगा था कि 5-6 सर बोलते हैं कि इजी क्वेश्चंस आते ही हैं, तो मैं उनमें से कुछ देख के मैं कर लूंगी, बाकी लाइफ साइंस पे पूरा फोकस किया था, और मैंने 3 क्वेश्चन किए थे और वो 3 करेक्ट थे मेरा। वाओ, देखिए मतलब 3 के 3 करेक्ट हो गए, मतलब स्किप नहीं करना आपको, ये मतलब देखना तो है ही है, आपको मतलब पक्का बेनिफिट होगा उससे देखने से। एप्टीट्यूड को स्किप कभी नहीं करना है, और जितना आप कर सकते हो उतना करना है। 20 मिनट देने ही है उसको एग्जाम के अंदर, तो वही तो ना, 20 मिनट देने हैं, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो करने। और मैंने ऐसे क्लॉक के कैलेंडर, ये मैंने कुछ टॉपिक्स के फॉर्मूलाज देखे थे। मैंने फॉर्मूलाज मतलब जो आप कर सकते हो उतने तो आप देख लो, पर छोड़ना नहीं है, याद रखना एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड का फाइनल एग्जाम के रैंक लाने में, एग्जाम का रिजल्ट लाने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिसकी भी मैथ मतलब थोड़ी सी अच्छी हो ना, वो उस पे पक्का ध्यान दे। हाँ, उस पे मतलब, और करना क्या है, सिर्फ डेली का 20 मिनट या 30 मिनट देना है, डेली का, ज्यादा तो देना ही नहीं है। और उसमें भी आते कितने 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से 15 कंसेप्ट बनाओ ऐसे कि जो 15 क्वेश्चन आते। 5-6 तो आ ही जाएंगे ना।
आ बस जाते हैं। 5-6 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है एप्टीट्यूड में। ये सर हमारे लिए है। तो मतलब आपका जो बी और सी में नेगेटिव है वो भी तो एप्टीट्यूड से कवर हो कवर सकता है। हो जाता है आपका बी का जो हाँ, नेगेटिव, बी में नेगेटिव होते हैं वही काफी, तो ना तो फिर, हो जाता, तो उतना कवर हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैंने एप्टीट्यूड किया है। मैं बहुत खुश हो गई थी हाँ, 3 क्वेश्चन वही सही तो हो ना, गए। मतलब क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि जो स्टूडेंट एप्टीट्यूड नहीं करते तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं, बोलते सर हमने एप्टीट्यूड के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए एग्जाम में, ओ, मतलब इवन आता था फिर भी नहीं कर पाए। देखा नहीं। हाँ नहीं, टाइम ही नहीं मिला अच्छा, सी टाइम। पार्ट और बी पार्ट की वजह से। तो इसलिए आप सबको भी एप्टीट्यूड करना ही चाहिए, एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम बहुत बार ये देखते हैं ना कि सारे स्टूडेंट हमारे जो है वो मैथमेटिक्स से डरते, मैथ्स करना नहीं चाहते, हम भागते हो मैथ्स से कि मैथ्स हमें आता नहीं है। तो क्या आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है? थोड़ा बहुत परसेंटेज सर बोलते इजी है, लेकिन मैंने बहुत ट्राई भी किया था क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन मुझसे इतना नहीं हो पाया सर। हाँ तो मतलब डर तो लगता ही है, अब यस सर। क्या करें हम। लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चंस उसके पहले की प्रिपरेशन थी वो हाँ, सॉल्व कर रखी थी, तो मुझे देखती ठीक है मिल गए थे क्वेश्चंस। यस, तो ऐसे तो सबको डर लगता है। हाँ, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं लाइफ साइंस के जो मैथमेटिक्स से नहीं डरते, कि जो हाँ। मैथमेटिक्स को अच्छे से करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो लाइफ साइंस में सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 है, तो जब आप यूनिट्स को प्रिपेयर करते हैं तो हर एक यूनिट को अलग अलग टाइम भी लगता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री बड़ा यूनिट है तो ज्यादा टाइम लगेगा, सेल बायोलॉजी जल्दी हो सकता है, मॉल बायो थोड़ा बड़ा यूनिट है। तो क्या अगर बड़े यूनिट्स होते तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले से टेंशन में आते कि सर इतना बड़ा यूनिट हमारा कैसे होगा 2 दिन में या 1 दिन में, रिवीजन करते टाइम पे भी इतना बड़ा रिवीजन कैसे होगा? तो इन रिवीजन को आपने कैसे मैनेज किया था? सर जैसे प्लांट फिजियोलॉजी एग्जांपल ले लेते हैं, तो हाँ। मैंने पहले 6 दिन में उसको कवर किया, देन 3 दिन के अंदर, लास्ट हम्म। में जाते जाते आपका 1 दिन भी हो जाता है पूरा। हाँ, 1 दिन भी हो जाता है। हाँ, हो देखिए, जाता है। तो ऐसा हमें पहले जब आप पढ़ते नहीं है तब आपको लगता है कि ये यूनिट बहुत बड़ा है, यस पर जब सर। आप रिवीजन करते हो ना तो आपको समझ में आता है कि ये यूनिट में से क्या क्या फास्ट हो सकता है, यस सर। और वो चीजें आपके फास्ट हो जाती है। ये यूनिट बाद में तो 1-1 2-2 घंटे में भी हम रिवाइज कर सकते हैं। उसके टॉपिक्स आपको पहले तो मैप पूरा रहना चाहिए आपके हाँ, माइंड के अंदर, अच्छा अच्छा ये टॉपिक्स है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कवर करना है। हाँ, ये और शॉर्ट नोट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने साइड में लिए हो तो आप फास्ट रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, जो हम मॉक टेस्ट देते, तो मॉक टेस्ट आपने दिए थे क्या? यस सर। तो क्या उनका बेनिफिट हुआ फाइनल एग्जाम में? यस सर, टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। कुछ टाइम कुछ मैनेजमेंट मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ जाते हैं उनके, तो ऐसा हो जाता है अरे यार हमारा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो टाइम काम में आता है आपका, उससे डिप्रेस नहीं होना है। यस, मॉक उससे टेस्ट डिप्रेस नहीं होना है। ये मॉक बहुत टेस्ट स्टूडेंट का बहुत ये प्रॉब्लम था कि स्टूडेंट मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के हो कि एकदम डिप्रेस, मतलब आप तो नहीं होगा ऐसा पहले ही तो सोच लेते हैं कि हमारा अब क्या होगा। ये अरे सब। ऐसा नहीं है, यस सर। हर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन अलग होते हैं, Yes, एग्जाम्स के क्वेश्चन अलग होते हैं, अलग होते हैं। और आपको मॉक टेस्ट इसलिए देना है कि आप उन क्वेश्चन में से भी कितने अच्छे कर सकते हो। यस सर। क्योंकि मॉक टेस्ट पीवाईक्यू तो है नहीं, मॉक टेस्ट नए क्वेश्चन है, पर उन क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इन मॉक, क्योंकि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थोड़े टफ भी होते हैं, तो आपको जब टॉप में से अगर निकालना आ गया तो सीएसआर में तो आप निकाल सकते हो। तो इसलिए फिर मॉक टेस्ट का कभी इंटरलेट नहीं कर रहे कि हाँ इतने मार्क्स यहाँ पे आए तो वहां पे उतने आएंगे। हमारे बहुत सारे क्लास के कितने स्टूडेंट हैं जिनके 40 से कम मार्क्स आते थे, 50 से कम आते थे क्लास के टेस्ट में, उनका जेआरएफ हो गया, अच्छी रैंक से जेआरएफ हो गया। तो मेरा भी रैंक कोई बहुत अच्छा हाँ, नहीं था, मेरा खुद का रैंक 20-30 ये रैंक होता था क्लास के में, अंदर। संडे टेस्ट में, तो लेकिन सबका जेआरएफ हो जाता है। बस हमारा निगेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। यस सर। क्योंकि आपका माइंड सेट डिसाइड करेगा एग्जाम में आप कितने अच्छे से पेपर को दोगे। अगर आपका माइंड ही खुद से निगेटिव है, अब आप खुद ही बोल रहे हो सर मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो फिर तो नहीं होगा। रिजल्ट क्या आएगा फिर? और पता है रिजल्ट निगेटिव आया ना, तो फिर निगेटिव आने के बाद फिर हमारे पास आते बोलते सर मैंने बताया था ना आपको, मेरा नहीं होगा बोला था। मतलब आप खुद को ही क्या प्रूव कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है थॉट। तो ऐसे नहीं करना है कभी भी, कि खुद हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुद हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। और कॉन्फिडेंट किस लिए? कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे, कि जितने यूनिट्स आपको आते हैं, जितने टॉपिक आपको आते हैं, उसी से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। और जैसे आज तक हम कहते सीएसआर में ज्यादा पढ़ाई, मतलब सारे टॉपिक को 100% करना क्या जरूरी है क्या, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना,
ये सफिशिएंट है? जरूरी नहीं है 100% करना, कुछ कुछ जैसे वो 12th यूनिट थी अप्लाइड बायोलॉजी, उसमें मैंने सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम वाला किया था हाँ और उसके कुछ एंजाइम्स देखे थे स्टार्टिंग के थोड़े बहुत, बस इतना ही किया था मैंने। तो एग्रोबैक्टीरियम से फिर हर साल क्वेश्चन आता है, तो मैं सोचती हूँ हाँ उसको स्किप ना करके ये तो टॉपिक करना ही यस, चाहिए। तो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक को फोकस करना है। और Yes, हर sir. टॉपिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक कितने कितने हैं? हाँ, हम्म 5 5 6 6 7 7 टॉपिक अगर करोगे ना आप हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट, तो आपको 3 4 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। क्योंकि हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो 5 भी तो करने नहीं, हर टॉपिक से 2 2 क्वेश्चन भी आप निकाल लो ना, तो भी आपका जेआरएफ अच्छे रैंक से होता है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ इम्पोर्टेंट कौन सा है, नहीं है। प्रोटीन में से हर साल क्वेश्चन आएगा, एंजाइम में से हर साल आएगा, यस, कार्बोहाइड्रेट में से आएगा, तो वो तो आपको करके ही जाना है। शॉर्ट नोट्स हाँ बनाने हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज यस, करना तो है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक फिक्स ही होते हैं। आप देखो पीवाईक्यू से बार बार क्वेश्चन कहाँ से आए, तो आपको पता चल जाते हैं, बस वही टॉपिक करने, और जितने आपको आते हैं उतने करने, बट स्ट्रेस नहीं लेना है। यस सर। और एक याद रखना है कि टॉपिक कम नहीं करने। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एक आदत होती है, मैं ये नहीं करूँ, पहले ही स्टार्ट कर देते हैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं होगा मुझसे, तो बचा क्या फिर नीचे और उतना करके आपको कितना आएगा एग्जाम में? यस तो सर। ऐसी गलतियां होती है और बाद में पता चलता है, रियलाइज बाद में ही होता है ना यस सर, कि मैंने बाद में ये होता है। गलती की थी, और इसलिए टाइम कितना वेस्ट होता है। अगर ये गलती नहीं करती तो टाइम वेस्ट नहीं होता, इसलिए पहले से ही आप जितना कर सकते हो उतना करो, और पॉजिटिव रहो कि मैं जितना ज्यादा करूंगा उतना अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। यस। अगर एग्जाम में नहीं आए तो इंटरव्यू में काम आ जाएगा। हम सोचते हैं कि हर यूनिट में से सी पार्ट में से 6 हाँ क्वेश्चन आते हैं, तो हम इतना कैलकुलेट कर लेते हैं कि चलो ये यूनिट काफी है, हाँ लेकिन वो हमें नहीं आते हैं 6, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन में से इतना ही कर पाते हैं हम लोग। यस, तो इसलिए, और कभी भी एक हमेशा याद रखें, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, यस वो हमेशा काम में आता है, तो इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए। तो अभी आस्था, जैसे ये हमारे स्टूडेंट अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यस तो उनके लिए फाइनल स्ट्रेटजी बताओ कि उनका भी आपकी तरह इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए अगली बार। यस सर। सबसे पहले तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो वो भी आप रहिए कि बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है हम कर सकते हैं। उसके बाद में कंसिस्टेंसी रखिए, रेगुलर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा डेली का आपको 6-7 घंटे देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पीवाईक्यू। और तो सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, रिविजन्स एंड पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली की डेली, एंड संडे टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देते रहना, आपका रिजल्ट श्योर है, कंफर्म आ जाएगा। हाँ? तो ये सेशन बहुत अच्छा रहा, और इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतने सारे डाउट्स हमारे स्टूडेंट के क्लियर किए, तो इस सब के लिए हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच सर आपके एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक कि यू हम सर। सब बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, एंड आप सब स्टूडेंट, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताइए, और आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, एंड सेशन कैसे लगा जरूर बताइए। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।